हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार अपने फिर से यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, जो कि पूरी 8 वॉल्यूम में आती है। तो उसके जो हैंड रिटन नोट्स जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं, तो उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 10 से 11 क्लासेस हो चुकी हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दोस्तों कृषि विविध जो चैप्टर था आपका, जो कि घटना चक्र का 21 नंबर पे चैप्टर है। तो उस चीज में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जहां पे हमें पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट में जूट फसल वगैरह ये सब कंप्लीट कर ली थी और मक्के से शुरू करना था हमें। तो मक्के के प्रयोग से रिलेटेड चीजें आज हम कवर करेंगे। और जो लोग आज पहली बार इस क्लास पर आए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आरओ का एग्जाम जो आपका 11 फरवरी का है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस का एग्जाम, जिसके लिए आपको पता है घटना चक्र पे बहुत अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। लेकिन किताबों के इतने मोटे मोटे वर्जन होते हैं कि जिस वजह से आप उसे कवर नहीं कर पाते हो। अगर कवर कर लेते हो एक बार, तो 2 बार रिवीजन नहीं कर पाते। इस वजह से पूरे यूट्यूब चैनल का एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है इस घटना चक्र सीरीज को। सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन, सारे एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड करके हमने इस सीरीज को शुरू किया है, ताकि आपका जो बर्डन है घटना चक्र कैसे कंप्लीट हो, ये वाली प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो सके। और साथ ही साथ उसकी रेगुलर हम लोग हर सब्जेक्ट की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी की एक लेक्चर हो चुकी है, आज दूसरा लेक्चर आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी के 10 लेक्चर हो चुके हैं, उसके भी आज आ जाएंगे। शाम में 2-3 लेक्चर और आएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी भी चल रही है और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को भी अब शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड की कि सर अब मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू होनी चाहिए। और बहुत अच्छी जो है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स है उस पर, निशु मैम ने उसे शुरू किया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको डेमो पीडीएफ देख लेनी चाहिए, जो टेलीग्राम चैनल पर हमने पोस्ट कर रखा है। और टेलीग्राम में का जो लिंक है चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, जिस पे लगभग 3200 से ऊपर जो है कि सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप उसी चैनल को फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप क्लासेस देखकर आपको लगता है कि नहीं ये पीडीएफ बेहतर है और आप उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, वहां पर आप मैसेज करके पूरा पेमेंट सिस्टम, पूरी डिटेल, सब कुछ वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। और पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी तुरंत के तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अगले क्लास के टॉपिक की। और जिन्होंने अभी तक बाकी क्लास नहीं देखी, तो प्लीज उन क्लासेस को देख लीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आरओ के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जूट के बारे में पढ़ा था और मक्के के बारे में शुरू ही किया था। तो देखिए, मक्के का जो प्रयोग होता है ना, जो स्टार्च जो होता है मक्के का जो प्रयोग, वो मंड पाउडर बनाने के लिए, और मक्के के तेल का प्रयोग हम लोग जैव डीजल यानी कि बायोडीजल के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन वगैरह जो हमारे संकट में आ रहे हैं, या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं, तो उसका जो विकल्प है वो एक जैव डीजल के रूप में किया जा सकता है। तो जैसे आपने सुना होगा जेट्रोफा का नाम, जिसको हम रतन ज्योत भी कहते हैं, रतन ज्योत, जिसका नाम जेट्रोफा होता है, तो उसका भी बायो एथेनॉल यानी कि बायोडीजल के रूप में काम हो सकता है, बायो पेट्रोल के रूप में। तो उसी तरीके से मक्के की भी खेती हम कर सकते हैं, अगर हम बायोडीजल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मक्के का प्रयोग से अल्कोहली पेय भी पदार्थ बनते हैं, यानी कि जो ड्रिंक्स वगैरह होती है, जैसे आपने अक्सर जो वाइन पी होंगी, वो ग्रेप्स वाइन होती है, जो अंगूरों से बनती है। उसी तरीके से मक्के से भी कुछ वाइन बनती है, तो अल्कोहलिक पेय वगैरह भी बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज्यादा बनते हैं। और मक्के की अगर हम बात करें, तो इसको फसल के पकने की जो अवधि होती है, लगभग 3 महीने से लेकर 5 महीने तक, मतलब 90 दिन से 150 दिन लगते हैं इसको पकने में, पैदा होने में भी नहीं, पकने में पूरी चीज। और खरीफ की मक्का फसल कम समय लेती है, जबकि रबी वाली मक्का फसल अधिक समय लेती है। क्यों ऐसा ले रही है कम समय? क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है उसमें तापमान अधिक होता है, जो मक्के में पूरी तरीके से आर्द्रता और तापमान को भरपूर करती है, जिससे वो जल्दी पकता है। लेकिन वही रबी की फसल होती है जो जाड़े में होती है, अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है, दिसंबर जनवरी में जिसमें पाला गिर रहा होता है, ओस पड़ रही होती है, सूरज दिखते नहीं है, तापमान बहुत डाउन रहता है, आर्द्रता बिल्कुल नहीं रहती। तो ऐसे में जो मक्का होता है वो धीरे धीरे करके पकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बन सकता है मेन, कि क्या मक्का खरीफ की फसल है, तो आप कहोगे यस। क्या मक्का रबी की फसल है, तो भी आप कहोगे यस, क्योंकि रबी और खरीफ दोनों में ही इसकी खेती होती है, तो दोनों ही पैटर्न में इसको हम काउंट करते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि C4 पौधे का उदाहरण कौन है, तो मक्का। जैसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि C4 पौधा कौन सा होता है, मक्का होता है। जबकि C3 की बात करें तो चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, आलू, तंबाकू। तो ये जो मुख्य फसल है आपके खाद्यान्न फसलों को, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, आलू खाते हैं, तंबाकू लोग खाते हैं, तो ये सभी C3 पौधे हैं। लेकिन मक्के की बात करें तो ये C4 पौधा है। और मक्का के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है प्रोडक्शन में, और इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है 2022-23 के अनुसार, कर्नाटक में सबसे अधिक जो है कि मक्का होता है।
तो कर्नाटक में क्या क्या चीजें सबसे अधिक होती हैं, और अभी तक आपने जो क्लासेस में पढ़ा है मेरे साथ उसको जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक हिंट देता हूँ, मक्का तो हो ही गया, सुपारी हो गया, और एक दो चीजें और हैं कि मक्के के साथ साथ क्या क्या प्रोडक्शन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। दूसरा एमपी हो गया, और तीसरा महाराष्ट्र हो गया। तो ये 3 प्रमुख राज्य हैं जहां पर मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मक्के की 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति हैं, एक होती शक्तिमान फर्स्ट और एक होती शक्तिमान सेकंड। और ये दोनों ही जेनेटिकली रूप से जो है कि इसको तैयार किया गया आनुवंशिक परिवर्तन करके, ये हाईली प्रोडक्शन देने वाली किस्म है। और ये शक्तिमान गीता विश्वास बाल गंगाधर तिलक वाला नहीं है, ये शक्तिमान इसकी प्रजाति है, ठीक है। और आगे देखते हैं, क्योंकि शक्तिमान आप लोगों ने बचपन में बहुत देखा होगा, हर शनिवार दोपहर 12 बजे मिलिए, तो वही वाला सीरियल था। हालांकि फसलें और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां, अब जैसे कुछ फसलें दी हुई हैं, और अगर आपने उसके बारे में जाना कि वो रबी फसल है या खरीफ फसल है, तो आप उसकी भौगोलिक परिस्थिति को भी डिटरमाइन कर पाओगे। जैसे जौ की फसल की बात करें, अब मुझे जौ बताइए किसके साथ बोई जाती है। अगर जो आप खेती किसानी से जुड़े होगे तो आप आराम से बता लोगे कि गेहूं के साथ सर जौ की खेती की जाती है, गेहूं के साथ ही सरसों की खेती भी की जाती है। तो गेहूं की जब साथ हो रही है तो गेहूं की खेती कब होती है? ठंडी मौसम में होती है, नवंबर दिसंबर में लगभग बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिसके बाद उसका भूसा तैयार होता है। और भूसा जो है कि जो पशुपालन करने वाले लोग होते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो जब ठंडी में गेहूं बोया जा रहा है तो ठंडी में ही जौ बोया जाएगा। तो ये हो गई ठंडी जलवायु। और यहाँ पर इसके लिए कम उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, तब भी ये आराम से पैदावार हो जाती है। चावल की बात करें तो चावल खरीफ की फसल है, जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मानसूनी जलवायु जब आती है मई जून में, तब जो है कि चावल की खेती होती है। और मई जून में तापमान कैसा रहता है? बहुत अधिक रहता है, आर्द्रता बहुत अधिक होती है, जिससे बारिश बहुत अधिक होती है। तो आप कह सकते हो कि तप्त और नम जलवायु, नम का मतलब आर्द्र जलवायु जिसमें बारिश होने की संभावना रहती है, ठीक। और तप्त मतलब गर्म जलवायु रहती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। चाय की बात करेंगे तो चाय भी गर्म जलवायु और नम जलवायु दोनों में ही बोई जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि चाय की खेती आपको दक्षिणी भारत में भी देखने को मिलेगी, कर्नाटक वगैरह में, जो 0 डिग्री के निकट होने की वजह से गर्म जलवायु है। लेकिन वहीं आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, आसाम में जो पहाड़ी क्षेत्रों के रीजन है, जहाँ पे ठंडी जलवायु है, और वहां पे भी ढलवा युक्त मिट्टी पर खेती की जाती है। मिलेट की बात करेंगे तो मिलेट मोटे अनाज में आता है, जो कि तप्त और शुष्क जलवायु, यानी कि शुष्क मतलब सूखे क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहां पर तापमान तो ऊंचा रहेगा ही रहेगा राजस्थान पंजाब में, लेकिन बारिश भी कम होती है, सूखे जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा रखी है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। बस आपको अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है अपना, और आंसर आप आराम से निकाल पाओगे। और यही हमारे शॉर्ट नोट्स की इंटरलिंकिंग प्रोसेस है, इंटरलिंकिंग जो है कि पैटर्न है, कि आपको रटना नहीं है हर चीज को, बस आपको समझ लेना है कि हाँ सर ने इस चीज को यहाँ बताया था, इसी पैटर्न पे ये जो खेती होती है, तो हम इसका आराम से उत्तर दे पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, रटना शुरू करेंगे कि चावल की खेती तप्त जलवायु, नम जलवायु, यही रटेंगे। मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ और पॉइंट बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि चावल की खेती अगर खरीफ में हो रही है तो खरीफ में कौन कौन सी सराउंडिंग जलवायु होगी जो चीजें इसको इफेक्ट करेंगी। अब इसी तरीके से अगर हम कपास की बात करें, जिसको हमने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कपास के बारे में, तो भाई कपास के लिए जो वर्षा चाहिए वो केवल 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए। लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। साथ ही साथ 210 दिन पाला रहित, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का पाला नहीं होना चाहिए, ओस नहीं गिरनी चाहिए, स्पेशली खूब खिली हुई धूप चाहिए इसके लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे चुकंदर की, तो चुकंदर भी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, और इसको भी 18 से 22 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। अब मुझे एक बात बताइए, हालांकि चुकंदर आपको शादी बारात में, सलाद में तो हमेशा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः आप जब जूस वगैरह पीते हैं, सब्जी का जूस, तो किस समय पीते हैं? जाड़ों में पीते हैं। चुकंदर आपको अगर जाड़े में मिल रहा है तो क्या जाड़े में ही उसकी पैदावार हुई? उसकी 2-3 महीने पहले पैदावार हुई होगी, और 2-3 महीने पहले क्या होती है? मई, जून, जुलाई, जो खरीफ की फसल होती है। तो चुकंदर भी किस में आ जाएगी? खरीफ की फसल में आ जाएगी। और आपको सर्दियों में, नवंबर में बाजार में देखने को मिल जाएगा, जिसमें टमाटर, चुकंदर, गाजर, इसका बढ़िया जूस बना के लोग पीते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो कैसे मिला आपको नवंबर में? क्योंकि उसकी पैदावार आपने मई जून में पहले बोई थी। तो चुकंदर भी क्या हो गया? खरीफ की। और इसलिए इस समय टेम्परेचर हमेशा 18 से 22, 23, 24 भी ऊपर होता है, तो मिलता रहता है। पटसन की बात करें, जूट की, तो भाई ये आपको तटीय क्षेत्रों में, खासकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा में मिलता है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पे बंगाल की खाड़ी है, आर्द्रता लेके हवाएं जो है कि अच्छी खासी बारिश कराएंगी, तो बारिश भी तेज चाहिए। और साथ ही साथ
पटसन के लिए भी बहुत अच्छी मात्रा में तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब चीजें देखिए इंटरकनेक्टेड तौर पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अलग से फैक्ट रटने पे आपको फोकस नहीं करा रहा हूँ। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं टॉपिक को। फिर उसमें प्याज की खेती के लिए पहले हम बीज डालकर पौध तैयार करते हैं और फिर इन्हीं पौध का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस होता है धान में, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि कौन सी फसल पौध प्रतिरोपण के तौर पे तैयार हो जाती है। अब जैसे धान की, अगर आप गेहूं की खेती करोगे तो गेहूं के तो बीज छिड़क दिए जाते हैं, बस उसी बीज से पौधा पूरा तैयार होता है। लेकिन धान का ऐसा नहीं होता है। धान हो गया तो पहले आप छोटा सा एक एरिया बनाओगे, 1 बीघे खेत या 1 बिस्से 2 बिस्से में, और धान की पौध तैयार करते हो। फिर जब वो पौध लगभग एक 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर या एक हथेली भर की अगर आपकी पौध तैयार हो जाती तो आप उसे उखाड़ते हो और उसको बेहन भी कहते हैं कुछ लोग, उसकी कुछ गड्डी बनाते हैं, फिर खेतों में दूर दूर फेंक देते हैं ताकि उस एरिया में आप उसका बुवाई कर सको। तो एक बार पौध तैयार की गई, फिर उसका प्रतिरोपण किया गया। सेम प्रोसीजर प्याज में भी होता है। प्याज के बीज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे काले काले होते हैं, राई की तरह देखने में लगते हैं, और उसको भी एक जगह पहले पौध तैयार की जाती है, फिर प्याज को उखाड़ा जाता है, फिर उसे जगह जगह एक लाइन बना के कुछ दूरी पर 3-3 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रॉपर उनको बोया जाता है। तो ये प्याज और धान की खेती इस तरीके से होती है। वहीं धान, मक्का, गेहूं की को पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है, क्योंकि जो पूर्वी यूपी है आपका गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, और इलाहाबाद तो खैर पूर्वी यूपी में नहीं आता पूरी तरीके से, लेकिन जौनपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लोग क्या बोते हैं, सबसे अधिक धान बोएंगे खरीफ की फसल में, फिर उसके बाद जो है कि आपका गेहूं बो देंगे, और गेहूं के बाद फिर वो मक्का बो देते हैं। और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन भी होता है, मृदा का क्षरण भी होता है, क्योंकि यहाँ की पोषक तत्व तो खराब हो रहा होता है। इसीलिए लगातार सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि फसल में विविधीकरण लाइए। फसल में विविधीकरण लाओगे, फसल को जो है कि मिश्रित खेती के पैटर्न पे करोगे तो आपकी फसल गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको फायदा भी अधिक होगा। लेकिन किसान, जो छोटे किसान होते हैं, वो अपनी पद्धति से हटना नहीं चाहते, वो वही पैटर्न फॉलो करते हैं कि जून जुलाई में बारिश होगी तो धान बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोएंगे, और फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में फिर मक्का बो देते हैं। तो इसी पैटर्न पे पूर्वी यूपी ज्यादातर चलता है। जबकि पश्चिमी यूपी की बात करें, जिसमें आपका शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर और ये आपका बुलंदशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, इन सब में गन्ने की खेती ज्यादातर होती है। जबकि गेहूं की प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पूरे यूपी में बागपत की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादातर की जाती है। तो पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फसल चक्र पैटर्न पे। अब कुछ फसल होती हैं उनके बोर्ड मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉफी बोर्ड, कॉफी की खेती जहां भी होती है सबसे अधिक, लेकिन बंगलुरु यानी कि कर्नाटक में इसका बोर्ड है। रबर बोर्ड की बात करेंगे तो रबर की खेती ही सबसे अधिक केरल में होती है, तो रबर बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ है, केरल में। चाय बोर्ड, अब भाई चाय की खेती सबसे अधिक दार्जिलिंग में होती है, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। उसी तरीके से तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। सब्जी उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर है, लगभग 11.38% का योगदान देता है वैश्विक स्तर पे, और पहले स्थान पे चीन होता है। अब सब्जी उत्पादन से संबंधित एक संस्थान भी पूछा जाता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर होता है, तो ये बनारस में है। आपके यूपी स्पेशल में भी प्रश्न हो जाता है, हालांकि नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके आधार पर पूछा जाता है। वहीं आम की एक बीज रहित यानी कि सीडलेस प्रजाति सिंधु है, और यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आपने जितने भी आम खाए होंगे उसके अंदर बीज जरूर रहा होगा, गुठली जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे दशहरी आम हो गए, और आम्रपाली आम हो गया, या लंगड़ा आम हो गया, अलग अलग चौसा वगैरह, हर आम में आपको एक गुठली जरूर मिलेगी। लेकिन सिंधु एकमात्र विश्व की ऐसी प्रजाति है जिसमें आपको बीज नहीं मिलेगा, केवल आम का गूदा ही गूदा मिलेगा खाने में। और आगे देखते हैं, आम की आम्रपाली किस्म को दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया। यानी आम्रपाली कोई नेचुरल किस्म नहीं है, बल्कि कृत्रिम किस्म है, क्योंकि इसको नर्सरी में तैयार किया गया। एक तो दशहरी का इसमें गुण डाला गया, और दूसरा नीलम, इन दोनों आम के जीन को निकालकर इसके द्वारा तैयार किया गया, यानी कि एक तरीके से कलमी जिसे हम कहते हैं। तो पूछा जाता है कि आम्रपाली किस्म किसकी है, तो आम की है। किन दो आम को मिलाकर किया गया, तो नीलम और दशहरी को। और ललित की बात करें तो ललित अमरूद की उन्नत किस्म है, और ये कई बार पूछा गया है। जैसे मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था आपको कि मूंगफली की एक सबसे प्रसिद्ध किस्म होती है केसव, ये पूछी जाती है। और इसी तरीके से सरसों की पूछी जाती है वरुणा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो सेम ललित को भी पूछा जाता है अमरूद के लिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लखनऊ ने इसे विकसित किया था, इसलिए भी ये चर्चा में रहता है क्योंकि यूपी स्पेशल प्रश्न बन जाता है। और वहीं आंवले की प्रमुख किस्मों, लेकिन मैं इससे पहले आपको आंवले का जो प्रतापगढ़ एरिया है आपका इलाहाबाद के पास पड़ता है, ये सबसे प्रमुख गढ़ है। पूरे एशिया का सबसे अधिक यहाँ पर आंवला होता है दोस्तों, पूरे एशिया का। आप जाके देखोगे ना प्रतापगढ़ में कभी, तो वहाँ के जो किसान होते हैं वो केवल आंवले की ही खेती करते हैं, क्योंकि आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं विटामिन सी की कमी पूरा करने के लिए, उसमें भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवले के मुरब्बे और आंवले के पाउडर वगैरह खाए जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हड्डी अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। पूरे भारत के साथ साथ पूरे एशिया में ऐसा है। और इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो कंचन, कृष्णा, बनारसी। अब बनारसी किस्म जो होती है ना, इसको देखकर आपको एग्जामिनर क्या करता है? कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपको लगेगा सर बनारसी तो आम फेमस होता है, बनारसी पान फेमस होता है, बनारसी साड़ी फेमस होती है, आंवले का कोई कनेक्शन आप जोड़ नहीं पाते हो। और एग्जामिनर भी इसलिए ऐसे प्रश्न को रख देता है कि आंवले की जो प्रमुख किस्म है वो बनारसी है। तो आप कहोगे नहीं ये तो गलत है, लेकिन वो सही होता है। बनारसी आम, बनारसी पान, बनारसी साड़ी ये एक अलग बात है, लेकिन बनारसी आंवला जो है वो प्रतापगढ़ का है। वहीं धान की बात करेंगे तो धान की कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे गोविंद, शुष्क सम्राट। अरहर की बात करें तो पारस प्रजाति, मटर की बात करेंगे तो प्रकाश प्रजाति। तो इस तरीके से प्रजातियां भी पूछी जाती हैं। और क्योंकि ये चैप्टर ही दोस्तों थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि कृषि का विविध सेक्शन पढ़ रहे हैं, और विविध सेक्शन में क्या होता है? सारा मिला जुला कॉन्सेप्ट होता है और मिले जुले प्रश्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर तथ्य ज्यादा होते हैं, तो इस पर हमें ध्यान भी देना होगा। जैसे केला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है, तो सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा तमिलनाडु। उसी तरीके से बाजरा, जो कि ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, मिलेट भी इसे कहते हैं, इसका सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर हरियाणा में। तो ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में जो है कि बाजरा सेकंड नंबर पे आता है, मतलब प्रोडक्शन में, और स्पेशली ये पूर्वी यूपी में ज्यादातर होती है इसकी खेती। बनारस हो गया, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन क्षेत्रों में आपको बाजरे की खेती देखने को मिलेगी। क्योंकि बाजरे का क्या होता है कि गेहूं, बाजरे की रोटियां भी बनती हैं हालांकि, और साथ ही साथ जानवरों को जो है कि बाजरा खिलाया जाता है ताकि उनके दूध की गुणवत्ता सुधार हो सकती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है, उसे हम प्रकंद कहते हैं। क्योंकि यह भी पूछा था ना कि अदरक हो गया, हल्दी हो गई, तो इनका कौन सा हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है और खाने योग्य होता है कि नहीं? तो बिल्कुल अदरक जमीन के अंदर उगती है, हल्दी भी जमीन के अंदर होती है, और यही हमें खाने के लिए दी जाती है। फिर आगे देखते हैं, मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है। यानी मूंगफली हो गया, तिल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कैसे होते हैं? शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है, जो केवल और केवल वर्षा पर आधारित होती है। जितनी हमें वर्षा चाहिए होती है उतनी मिल जाती है और हमारा काम हो जाता है। वहीं लोबिया की बात करें, मूंग की, अरहर की, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा और दलहन के रूप में किया जाता है। अब जैसे लोबिया क्या है? नाइट्रोजन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लोबिया हो गया, ढैंचा हो गया, सनई हो गया, तो ये खाद के रूप में भी काम करती है। मूंग और अरहर दाल के रूप में भी, और इनकी जो पौध होती है ना मूंग की या अरहर की, जो पत्तियां होती हैं, लकड़ी होती है, ये चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती संभव होती है। आर्किड असल में क्या होती है? ये फूल की एक प्रजाति है, और ये यहाँ का राज्य पुष्प घोषित किया गया अरुणाचल का। और आर्किड की खेती सबसे अधिक अरुणाचल में होती है पूरे भारत के अंतर्गत, इसीलिए अरुणाचल को आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हम आर्किड स्टेट कहते हैं? तो आर्किड क्या है? पुष्प की एक प्रजाति है। और ये किसको कहता है? ऑप्शन देगा अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु। तो आपको ऑप्शन बनाना है अरुणाचल प्रदेश को। फिर उसी के बाद हम ग्वार की बात करें, ग्वार जो कि क्लस्टर बीन होते हैं, इनका प्रयोग सब्जी या पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, और इसके बीज से निर्मित जो गोंद होता है, जिसे हम लोग सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त करते हैं, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल फ्रैंकिंग नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस गोंद का प्रयोग करके हम सेल गैस जो निकालते हैं, स्पेशली सेल गैस समुद्र के नीतल पे या समुद्र की गहरी सतहों पर देखने को मिलता है। और इसी तरीके से समुद्री मछली उत्पादक अग्रणी राज्य। अब यहाँ पर देखिए, मछली से क्या है संबंधित 3 आंकड़े पूछे जाते हैं।
क्रम से पूछते हैं हम लोग। समुद्री मछली यानी कि समुद्र से जो मछली पकड़ी जाती है उसमें सबसे अधिक गुजरात नंबर 1 पे आता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है, यानी कि गुजरात में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। वहीं दूसरा प्रश्न आता है अंतर्देशीय यानी कि ताजे जल मछली उत्पादक अग्रणी राज्य। अब ताजे जल का मतलब हो गया नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सभी ताजे जल में आ जाते हैं, इसमें समुद्र शामिल नहीं होता है। अब इसीलिए इसको अंतर्देशीय कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी से, यमुना से, कावेरी से, कृष्णा से, गोदावरी से, नर्मदा से, माही से, तापी से, किसी भी नदी से अगर आप मछली पकड़ रहे हैं तो इस मामले में सबसे अधिक कौन पैदावार करता है, यानी कौन उत्पादक है, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। लेकिन अब बात आती है कुल मछली उत्पादक। कुल मछली में आप समुद्र से पकड़ो चाहे अंतर्देशीय पकड़ो चाहे कहीं से पकड़ो, टोटल में आंध्र प्रदेश ही है जहां पे सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, और दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात। तो अब अगर मैं आपसे प्रश्न बना के पूछूं कि भाई समुद्री मछली में उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो आपको कहना है गुजरात, क्योंकि समुद्र से सबसे अधिक मछली गुजरात से पकड़ी जाती है। अगर कहा जाए कि ताजे जल से मछली उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन जब कुल मछली का रेशियो पूछा जाए, फिर चाहे उसमें समुद्र से पकड़ी हो, चाहे नदी से पकड़ी हो, चाहे ताजे जल से पकड़ी हो, चाहे अंतर्देशी से कहीं से भी पकड़ी हो, तो उसका टोटल प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे गुजरात हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं सर्वोत्तम कपास रेशे की लंबाई। जो सर्वोत्तम क्वालिटी के जो कपास होते हैं ना, उनसे जो रेशे बनते हैं उनकी लंबाई कम से कम 5 सेंटीमीटर होती है। यानी आपकी उंगली का जो ये तर्जनी उंगली होती है और इसके जो 3 पोर होते हैं ना, ये वाले, इसको मिला के मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का होता है। तो सर्वोत्तम कपास का क्वालिटी वही माना जाता है जिससे कम से कम 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक का रेशा बनता है, जबकि भारत में 2.5 सेंटीमीटर से कम ही होती है। तो भारत में जो कपास पाई जाती है क्या वो उत्तम क्वालिटी की कही जाएगी? ठीक है, अभी बताइएगा आप लोग। अच्छा, सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प होता है, क्योंकि 4 प्रश्न एक साथ आए होंगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेब के खाने वाले भाग में मीसोकार्प सम्मिलित होता है और सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। अगर आप कहोगे कि सेब को अगर हम स्टोर कर रहे हैं कहीं पर कोल्ड स्टोरेज में, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो घटती हुई क्यों जाती है, क्यों घटने लगती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी होने लगती है, इस वजह से वहां पर उसकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो घटने लगती है। अच्छा, लाख की बात करें तो लाख भी एक तरीके से पटसन के रूप में आता है, हालांकि जूट से अलग होता है। तो इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो लाख के कीड़ों से इसका प्रोडक्शन होता है। झारखंड हो गया नंबर 1, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा एमपी। तो लाख के कीट पलाश, बेर, कुसुम आदि के वृक्ष पर पाले जाते हैं। और पलाश आप लोगों को बताना है किस राज्य का राज्य पुष्प है। फिर यहां देखते हैं सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। और चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 होता है चीन, दूसरा होता है भारत और तीसरा होता है बांग्लादेश। तो सोयाबीन के बीज में 20% तेल है और 40% क्या है, प्रोटीन है। और मैंने कल की क्लास में पढ़ा था दोस्तों, और आप लोगों को बताना है कि सबसे अधिक हम तेल का प्रोडक्शन किस में करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि तिल को अगर आप 100 किलोग्राम तिल अगर आप लेकर जा रहे हो, ठीक है, चक्की पर पिरवाने जो है कि तेल निकालने के लिए, तो इससे 52% यानी कि 52 लीटर तेल निकलेगा। तो सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है तिल की फसल में। और वहीं सरसों की बात करेंगे तो सरसों का 1/4 प्राप्त होता है। अगर आप 100 किलोग्राम लेके जा रहे हो तो आपको 25 लीटर ही तेल मिलेगा, उससे ज्यादा तेल इसमें नहीं निकल पाएगा। 1-2 लीटर निकल जाए वो अलग चीज है। तो 1/4 के रूप में होता है। और सोयाबीन में कितना निकलता है, लगभग 48% या 42% ऐसे कुछ निकलता है। अब यहाँ पे फलों के बारे में बात करें तो विश्व में फल उत्पादक अग्रणी राज्य कौन से होंगे, तो चीन सबसे अधिक फल का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और भारत के राज्यों में अगर हम बात करें, अब यहाँ पे फल की बात हो रही है, कोई एक फल नहीं है, कोई भी फल हो, चाहे आपका लीची, आड़ू, सेब, खरबूजा, तरबूजा, आम, कुछ भी हो, तो उनमें मिला के आंध्र प्रदेश नंबर 1 आता है और महाराष्ट्र नंबर 2 और नंबर 3 पे आता है आपका यूपी। तो पूरे फल उत्पादन में नंबर 3 पे आता है आपका यूपी। लेकिन अगर उस फल में भी अगर आप आम का केवल पूछोगे तो आम का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है। ठीक है, और पता भी है आपको कि आम के लिए मलिहाबाद नाम की एक जगह है जो लखनऊ के पास है, हालांकि लखनऊ में ही आता है। तो ये मलिहाबादी आम के नाम से बहुत फेमस है। और यहाँ सबसे अधिक जो खेती होती है वो दशहरी आम की होती है। और उसी तरीके से आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं कि रटौल आम, ध्यान देना इस बात को, रटौल आम को जीआई टैग मिल चुका है, अभी पिछले ही साल मिला है। और ये भी यूपी का ही आम है। और कहाँ पे होता है, बागपत में एक छोटा सा कस्बा है रटौल, वहां पे रटौल आम पाया जाता है और इसको जीआई टैग मिला है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं और आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। अब जैसे, अच्छा यहाँ पे तो ये चीजें हो गई हमारी, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। दोस्तों ज्यादा क्लास नहीं आएंगी, बस इसकी मुश्किल से
3 से 4 क्लास और आएंगी आज वाली क्लास को छोड़ के, क्योंकि मुश्किल से 66 पेज के आसपास थी टोटल, यानी 32 पन्नों में, और लगभग हम लोग 23-24 पन्ने पर हैं इस समय। तो कवर कर लेंगे इसको 3 से 4 क्लास में। और उसके बाद आपका एक ही काम बचता है, अगर आपने पीडीएफ ले रखी हो तो पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल के और इस क्लास के साथ रिपीटेशन करिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो ज्योग्राफी का मैं वादा कर रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। और मैं पेपर के अगले दिन ही आपको प्रूफ दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। और अगर अभी आपको पीडीएफ अच्छी लग रही हो कि हाँ भाई पीडीएफ हमें होनी चाहिए हमारे पास, तो पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो। बर्गर के प्राइस से भी कम प्राइस रखा गया है, हर एक पीडीएफ का अलग अलग प्राइस है, और उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, जहाँ पे मोर सेक्शन होता है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं दोबारा हम लोग। क्या लिखा है कि भारत विश्व में आम, केला, पपीता, नींबू जैसे फलों का अग्रणी उत्पादक है। हालांकि और भी फलों का अग्रणी उत्पादक है, लेकिन आम का नंबर 1, केला नंबर 1, पपीता नंबर 1, नींबू नंबर 1, ये 4 आपको पता होने चाहिए। कुछ फसल है और कुछ मौसम है। जैसे सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी आपको सभी मौसम में देखने को मिलेगी, सभी मौसम में इसकी खेती होती है। वहीं खरबूजे की बात करें तो जायद, जब गर्मी होती है ना मार्च अप्रैल मई के समय में, तो हमें शरीर में पानी की कमी होती है, तो हम लोग कैसा फल खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो पाए, तो जायद फसल होती है। वहीं कपास की खेती कब होती है, तो ये खरीफ फसल में होती है, जिस समय वर्षा वगैरह शुरू होती है। अलसी की फसल की बात करें तो ये रबी के समय होती है, और अलसी के दाने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये स्पेशली रबी में खेती की जाती है, इसकी सर्दियों में। तो दोस्तों ये तो था आपका ये प्रश्न। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जल संरक्षण में कौन कौन सी कृषि ऐसी है जो सहायक होंगी। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ ऐसी फसलों की खेती करते हैं, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, जिसमें हमें जल का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जल दोहन होता है और जल का संकट आता है। तो कुछ ऐसी भी कृषि होती है, सहायक कृषि विधियां, जिसकी वजह से हम जल का संरक्षण कर लेते हैं और हमारा जल का प्रोडक्शन भी होता, मतलब जल का संरक्षण भी होता है, कृषि का प्रोडक्शन भी अधिक होता है। जैसे मैंने आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था, भूमि की कम जुताई या शून्य जुताई हम लोग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो टिलेज। क्या कहते हैं, जीरो टिलेज। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप खेती करते हो और फसल को जो है कि काट के निकाल लेते हो, उसके बाद नई फसल को बोने के लिए आप खेतों को जोतिए मत। अगर आप खेतों को जोत देखो ना, इस तरीके से जो लाइन बन जाती है बड़ी बड़ी, तो इससे मृदा की जो नमी होती है, जो मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाती है, और फिर मिट्टी कैसी होती है, सूख जाती है, एकदम कठोर हो जाती है, बंजर टाइप की, पथरीली हो जाती है। फिर उसमें नमी डालने के लिए फिर आप पानी की खेती करते हो, मतलब पानी से सिंचाई करते हो, तो इससे जल का दोहन हो रहा है। तो इससे बेहतर होगा कि हम उस खेत को जोते ही ना, वैसे के वैसे ही पड़े रहने दें, तो ऊपर की परत और उसके अंदर की परतों में पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी, नमी बनी रहेगी, जिससे जल की बचत होगी। तो जुताई शून्य हो गई। दूसरा है कि खेत में सिंचाई के पूर्व आप जिप्सम का प्रयोग करो। अगर आप जिप्सम का प्रयोग कर रहे हो खेत में सिंचाई करने से पहले, तो होगा क्या कि जिप्सम मिट्टी की जो सरंध्रता पावर होती है उसको रोके रखता है, और कम पानी को भी अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप जिप्सम नहीं छिड़कते हो, तो मिट्टी में जो हम पानी डालते हैं, पानी की खेती मतलब पानी से सिंचाई करते हैं, तो उससे जो पोषक तत्व होते हैं और पानी होता है वो मिट्टी की गहरी परतों में चला जाता है, यानी लीचिंग हो जाता है, निछालन हो जाता है। लेकिन उसको रोका जा सकता है जिप्सम का प्रयोग करके। फसल के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दीजिए। अब जैसे आपने धान की खेती की और धान को काटा, या आपने गेहूं को काट दिया, मक्के को काट दिया, तो उनकी जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना, छोटा छोटा जो छूट जाता है, जमीन के ऊपर दिखता है, उसको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि उनके अंदर भी पोषक तत्व है उन जड़ों में, उन जड़ों में पानी भी है, जो मिट्टी में नमी बनाए रखेंगे और मिट्टी का अपरदन होने से भी रोकेंगे, भूमि सुधार में सहयोग होंगे। तो इन सभी पद्धति से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन आता है दोस्तों इन सब चीजों को लेके, तो आपको पता रहेगा। उसी तरीके से कुछ अंगूर की प्रजाति हैं, जैसे सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, अनाब ए शाही आदि अंगूर की प्रजाति होती है। और कुछ फसल हैं और उनसे संबंधित खरपतवार जो होते हैं, मतलब खरपतवार, वो कौन से होते हैं, जैसे गेहूं के खेतों में अगर आप देखोगे तो फ्लेरिस माइनर, ये खरपतवार देखने को मिलता है। मटर में अगर आप देखोगे तो प्याजी हो गया। बरसीम में, बरसीम क्या होता है, तो ये गायों का चारा होता है, पशुओं का चारा होता है, कासनी। और सरसों में अगर आप देखोगे तो बथुआ। हालांकि बथुए को लोग साग के रूप में भी यूज करते हैं, बथुए के पराठे भी खाते हैं, बथुए की कचौड़ी भी खाते हैं। असल में ये सरसों के साथ होने वाला एक अवांछित, क्या है, अवांछित फसल है या अवांछित घास फूस है, जिसको हम लोग खरपतवार भी कहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय पद्धति में बथुए को क्या करते हैं, सब्जी के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं, पराठे के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो इसे हम लोग खरपतवार नहीं मानते हैं। वहीं कुछ फसल और भी होती हैं और जिनकी प्रजाति होती है, जैसे
सरसों की देखिए वरुणा, मैंने कई बार कहा था कि वरुणा आप इसको याद रखना, और एक केसव होती है जो मूंगफली की होती है, कई बार पूछा जाता है। मटर की बात करें तो रचना हो गई, अलसी की बात करें तो नीलम हो गई, और चना की बात करें तो राधे हो गई। नाबी एमजी, जो नाबी एमजी है, ये गेहूं की एक किस्म है और यह रंगीन गेहूं होता है जो कि 3 रंगों में मिलता है, एक तो काला रंग का होता है, नीले रंग का होता है, बैंगनी रंग का। अच्छा, हमारे यहाँ जो गेहूं की पैदावार होती है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। अक्सर होता है ना, जब शादी वगैरह कहीं तय की जाती है तो लड़के का रंग या लड़की का रंग कैसा बोला जाता है कि गेहुआ रंग है। तो गेहुआ रंग का मतलब क्या हो गया? हल्का स्किनी कलर होता है जो गेहूं का रंग होता है। और यहाँ पे गेहूं के कौन से रंग मिल रहे हैं? काला, नीला, बैंगनी। अब यहाँ पे अगर कोई कहे कि भाई बच्चे का रंग गेहुआ रंग है, तो गेहुआ का मतलब फिर आप इन क्षेत्रों में क्या कहोगे? बैंगनी रंग भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, नीला भी। लेकिन हमारे भारत में इन खेतों की अपेक्षा गेहूं का कौन सा रंग प्रेफर किया जाता है? जो स्किनी कलर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मक्के की बात करेंगे, तो मक्के में नर मंजरी का निकलना, ये किसकी विशेषता है? मूंगफली की विशेषता है खूंटी बनना, तंबाकू की विशेषता है शीर्ष कर्तन, और गन्ने की विशेषता है किल्ले निकलना। किल्ले क्या होता है? तो आपने जैसे गन्ना देखा, ठीक है, मैं गन्ना यहाँ पे बना देता हूँ, और गन्ने के बीच बीच में ये हिस्सा बना होता है, तो इस हिस्से के पास एक छोटी सी कील होती है, ठीक है, जहां से अक्सर आप गन्ने को काटने की कोशिश करते हो छीलने की, तो छिल नहीं पाता है, तो कील टाइप की होती है, उसी को हम कहते हैं किल्ले निकलना। यानी यहीं से एक गन्ने का नया तना निकलता है, फिर यहीं से गन्ने की नई तने निकलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं किल्ले निकलना। अच्छा, भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 100% जो है कि योगदान होता है। यानी कि भारत में अगर मेंथा तेल, मेंथा क्या होता है? जो नवरत्न तेल में या किसी भी ठंडे तेल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ठंडक होता है, कुछ और नहीं होता है। पुदीने का ही एक दूसरा रूप होता है मेंथा, हालांकि पुदीने की तरह होती है, इसकी खुशबू भी वैसी होती है, पत्तियां भी देखने में वैसी होती है, और ये बहुत ठंडा तेल होता है जो शरीर में सर दर्द वगैरह होता है तो लगाया जाता है। इसलिए नवरत्न तेल में ठंडक क्यों होती है? क्योंकि उसमें मेंथा का तेल मिलाया जाता है, और ये पूरे यूपी में ही केवल इसका प्रोडक्शन होता है, और भारत में कहीं भी नहीं होता है। 100% पूरा का पूरा यही होता है। अब कुछ फसलें हैं दोस्तों और उनके रोग हैं। जैसे धान में कौन सा रोग पाया जाता है? खैरा, बहुत फेमस रोग है, जस्ता की कमी से होने वाला रोग खैरा। वहीं एक और रोग होता है फॉल्स स्मट। सरसों में सफेद गेरुई करके आप देखोगे कि सरसों की पत्तियों पे सफेद सफेद एक पाउडर गिर जाता है, सफेद सफेद पाउडर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं और सरसों की पैदावार प्रभावित होती है, तो उसे हम सफेद गेरुई कहते हैं। बाजरा में जो रोग होता है वो कंडुवा होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग भी कहते हैं। गेहूं में गेरुई रोग, गेहूं की पत्तियों पे भी, क्योंकि गेहूं, जौ, सरसों इनकी खेती एक ही साथ होती है, एक ही जलवायु में, तो जब ये जो प्रभावित होती है ना सफेद गेरुई से सरसों, तो गेहूं भी उसी समय इससे प्रभावित होती है। और आलू में एक अगैती झुलसा और एक पछैती झुलसा, ये बीमारी इसमें पाई जाती है, जिससे इनकी पत्तियों में छेद हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे, जिसकी वजह से पत्ती और तना का विकास नहीं होता। और फिर आलू भी क्या मिलते हैं हमें? छोटे छोटे मिलते हैं, जैसे लगता है कि कोई छोटा टमाटर या छोटी सी कंचे हो गए हों, जबकि आलू होने चाहिए बड़े बड़े। और आगे देखते हैं, भारत में हम जैविक कृषि के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जैविक स्टेट हमारा सबसे पहले कौन सा है? सिक्किम है। जैविक यूनियन टेरिटरी कौन सी सबसे पहले? लक्षद्वीप है। तो हम बात करें भारत में जैविक कृषि की, तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक शुरू किया गया है नेशनल लेवल पर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो जैविक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया वो कौन चला रहा है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वहीं एनपीओपी, इसी का पूरा नाम है जैविक उत्पादन, यानी कि नेशनल प्लानिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्लानिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग अपीडा भी बोलते हैं, इस सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और 2016 में सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया, और दूसरा आपका लक्षद्वीप जैविक यूनियन टेरिटरीज बन गया था। तो यूनियन टेरिटरीज में हम बात करें तो पहला यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप है और पहला राज्य सिक्किम है। टोटल में अगर हम देखें तो सिक्किम पहले आएगा और लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे। तो ये आपका कृषि विविध का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22, पशुपालन। तो पशुपालन से संबंधित जो आंकड़े हैं कि मवेशियों में अग्रणी राज्य कौन सा होगा, तो मवेशियों में सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अब मवेशी क्या होते हैं दोस्तों? जो आपके गाय, भैंस, हालांकि दुधारू पशु में आते हैं, लेकिन इसी तरीके के जितने भी जानवर होते हैं वो मवेशी होते हैं। सेकंड नंबर आपका यूपी का आता है और थर्ड नंबर मध्य प्रदेश का आता है। कुल पशुधन की अगर गणना की जाए लाइव स्टॉक में, तो उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 आता है, राजस्थान दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। तो आपसे पूछा जाता है कि कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। मवेशियों के मामले में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। फिर वहीं पे विश्व में कुल पशुधन के अग्रणी देश में भारत ही सबसे आगे आता है।
कौन सा देश आता है सबसे आगे? भारत ही आता है, ठीक है, कुल पशुधन में। तो इसमें जो है कि भारत हो गया, ब्राजील हो गया, चीन हो गया तीसरे नंबर पे। राजस्थान की कुछ प्रमुख मवेशी नस्ल है जैसे थारपारकर, और मैं आपको बता दूं कि जो थारपारकर है ये गाय की नस्ल है, ठीक है। राठी, मेवाती, जबकि हल्लीकर कर्नाटक की है। तो राठी, मेवाती, मेवाती किसकी पद्धति है या प्रजाति? तो ये भैंस की मानी जाती है। और थारपारकर हो गया, सिंधी हो गया, ये सभी गाय की प्रजाति है। और हल्लीकर जो है वो कर्नाटक में पाई जाती प्रमुख मवेशी की पद्धति। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जो बकरी होती है उसे हम जमुनापारी कहते हैं, जो 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। जनरली बकरी का दूध कितना होता है? एक टाइम में आप देखोगे तो मुश्किल से 1 लोटा भी नहीं निकाल पाते हैं, आधा लीटर या बहुत हुआ तो 1 लीटर दूध मिलेगा। और जब डेंगू की बीमारी होती है ना, तो उस समय बकरी का दूध बहुत कीमती हो जाता है, 300-400 रुपए लीटर तक लोग बेचते हैं, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में बकरी किसी 1-2 घर में मिलती है और वहाँ डेंगू की बीमारी ज़्यादा, तो 1000 रुपए लीटर तक बेच देता है। लेकिन उसमें एक जमुनापारी नाम की बकरी की प्रजाति है जो 2.5 से 3 लीटर जो है कि दूध देती है। उसी तरीके से साहिवाल गाय की बात करेंगे तो ये वो प्रजाति है जो सबसे अधिक दूध देती है। हालांकि साहिवाल जो गाय की प्रजाति है पाकिस्तान और पश्चिमी भारत यानी जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इस क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन दूध के उत्पादन की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो आएगा भारत, क्योंकि दूध का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो होता है वो भारत में होता है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका। लेकिन अब मैं बात करूं कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो पिछले साल के डाटा के अनुसार तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके अनुसार राजस्थान जो है कि दूध उत्पादन में पहले नंबर पे आ गया है 15.05, और उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे हो गया 14.93। तो आप अंतर देखिए कितना अंतर है, मुश्किल से 0.12, मतलब कि 0.12 का अंतर है केवल, और ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसी से यही दोनों राज्य ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस बार कौन आ गया ऊपर? राजस्थान आ गया। और दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था जिसको पूछा जाता। तो यहाँ पे फ्लड का अगर हम मीनिंग देखें तो फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, एग्जामिनर लिख के देता है कि क्या बाढ़ का प्रबंधन करना ऑपरेशन फ्लड है, तो गलत हो जाएगा। फ्लड का मतलब तो होता है बाढ़ होना, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का मतलब हो गया दुग्ध उत्पादन और वितरण, यानी कि दूध के प्रोडक्शन को बेहतर करना। और इसी संबंधित यहाँ पे कुछ दुधारू पशु हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये रही पशु और उनके कुछ नस्ल हैं। जैसे गाय की बात करें तो गाय की एक नस्ल है देवनी, बकरी की बात करें तो बर्बरी, भैंस की बात करें तो भदावरी, गाय की बात करें तो गिर। तो देवनी भी है, गिर भी है, साहिवाल भी है, आपका थारपारकर भी है, सिंधी भी है। तो ये सभी गाय की ही नस्ल मानी जाती है। जबकि भैंस की एक नस्ल कौन सी इंपॉर्टेंट है? भदावरी है। तो ये तो हो गए आपके 2 चैप्टर कंप्लीट दोस्तों। अब हम लोग कवर करेंगे खनिज संसाधन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन के चैप्टर को मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो टॉपिक्स बताए हैं मैंने आरओ के लिए, आप आरओ प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहां पर खनिज संसाधन के बारे में मैंने बार बार फोकस किया है कि यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त रॉक तंत्र है वो होता है आपका धारवाड़ तंत्र। और धारवाड़ ये एक जगह का नाम है जो कर्नाटक में देखने को मिलता है, लेकिन केवल कर्नाटक में ही यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता। धारवाड़ तंत्र का मतलब हो गया जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः जहां जहां भी ये पूरे के पूरे साउथ इंडिया मिल रहे थे उन सभी को हमने धारवाड़ के अंतर्गत कर दिया। लेकिन प्रमुखता धारवाड़ चट्टान की बात करेंगे तो कर्नाटक के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो कुछ धात्विक खनिज होते हैं जैसे जो धातु के रूप में होती है, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सभी खनिज इसमें प्राप्त होते हैं। फिर और आगे हम बात करें, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भाई भारतीय खनिज पदार्थों का, अब यहाँ पे ना तो धात्विक खनिज करा है ना अधात्विक खनिज करा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में आपको अभ्रक भी मिल जाएगा, आपको लौ एस्क भी मिल जाएंगे, कोयले के खनिज भी मिल जाएंगे, हर प्रकार का मिलेगा। तो इन्हें खनिज का भंडार कहा जाता है और इसलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक रूर नाम का क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक कोयले का प्रोडक्शन होता है। सेम उसी तरीके से छोटा नागपुर पठार जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसलिए यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, जो आपका मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, ये सब बेल्ट आती है इसमें, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो इस वजह से इसको रूर प्रदेश भी कहते हैं।
विंध्य शैलों की अगर हम बात करें तो इसमें वृहद भंडार में पाए जाते हैं आपके बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में हम चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं, तभी जाके सीमेंट तैयार होती है, सीमेंट इंडस्ट्री चल पाती है। अब बलुआ पत्थर का प्रयोग जैसे दिल्ली का लाल किला बनाने में किया गया, शेरशाह सूरी ने बनाया चुनार से लेके। तो बलुआ पत्थर जो लाल रंग के हल्के होते हैं, चूना पत्थर वगैरह, तो इनका प्रयोग होता है। और ये विंध्यन शैली में, मतलब जो शैल होती है उसमें ज्यादातर मिलते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व का एरिया जो है वो खनिज संसाधनों से संपन्न है। और इसमें छोटा नागपुर पठार भी आ सकता है, ओडिशा का पठार आएगा, दंडकारण्य का भी पठार देखने को मिलता है। और आगे देखें अगर हम, तो खनिज संसाधनों की संपन्नता की दृष्टि से कर्नाटक हमारा अग्रणी राज्य है, जबकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा हमारा सबसे आगे रहेगा। अब यहाँ पे खनिज का मतलब हो गया, कई प्रकार के खनिज हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं। तो भंडार को अगर हम देखें तो कर्नाटक में आप देखोगे यूपी पीसीएस 2022 में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि लौह अयस्क के उत्पादन में 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो ये खनिज जो है ना, हर साल प्रश्न होता है। आप आरओ के एग्जाम 2021 में देख सकते हो, 2017 में देख सकते हो, वहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेम प्रश्न रिपीट किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि खनिज उत्पादन की अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पूरे भारत का लगभग 50% यानी कि 47% ओडिशा में होता है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। लेकिन भंडार की दृष्टि से नंबर 1 पे होता है कर्नाटक। खान मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में 95 खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसे? क्योंकि उसमें 4 तो ईंधन होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब तो ईंधन में ही आएगा। 10 आपका धात्विक हो गए, धातु के रूप में होते हैं। 23 आपके गैर धात्विक हो गए। 3 आपके परमाणु हो गए, जैसे प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया और मोनोजाइट हो गया, ये भी काम आता है आपके न्यूक्लियर ईंधन में। वहीं 55 जो है कि लघु खनिज हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि 95 खनिजों का खनन किया जाता है अपने भारत में। अब चांदी की बात करेंगे तो चांदी सामान्यतः सीसा और जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में प्राप्त होती है। और चांदी का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगा आपको? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में तांबे का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, खेतड़ी, झुंझुनू ये सब होते हैं, तो वहां से सीसा जस्ता भी निकलता है और चांदी भी निकलती है। उसी तरीके से लौह अयस्क भंडार धारवाड़ में है। कहाँ पे है लौह अयस्क भंडार? धारवाड़ में है। राजस्थान की नाथरा की पाल एक क्षेत्र है और यहाँ पे कौन सा खनिज पाया था? तो लौह अयस्क पाया था। ये भी कई बार राजस्थान स्पेशल प्रश्न या फिर यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि नाथरा की पाल ये जो क्षेत्र है ये किस राज्य में? राजस्थान में। और किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। अब यहाँ हम वार्षिक रिपोर्ट को कवर करेंगे दोस्तों 2021-22 के अनुसार। तो लौह अयस्क का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो यही तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, याद होना चाहिए। तो एक हो जाएगा आपका ओडिशा, जो कि लगभग 59.64 यानी 60% प्रोडक्शन कर रहा है। वहीं दूसरा आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ 14.11, तीसरा है आपका कर्नाटक 12.76, चौथा है झारखंड 10.93। और यही प्रश्न आपने यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था और इस बार भी पूछने की संभावना रहेगी आरओ में, क्योंकि पीसीएस के प्रश्न आरओ में रिपीट होते हैं, आरओ के प्रश्न पीसीएस में रिपीट होते हैं। फिर कह रहा है लौह अयस्क में संपन्न यानी कि भंडारण सबसे अधिक कहाँ पे है? तो कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आप देखो कि यही चारों राज्य हैं जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और यही चारों राज्य भंडारण भी कर रहे हैं, लेकिन क्रम बदल जा रहा है। प्रोडक्शन में आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़ याद रखना है, भंडारण में आपको कर्नाटक, ओडिशा याद रखना है। फिर देखते हैं लौह अयस्क भारत में 2 प्रकार के मिलते हैं दोस्तों। एक होता है आपका हेमेटाइट। तो यहाँ पर हमारे भारत में 2 प्रकार के लौह के अयस्क पाए जाते हैं। एक का नाम होता है आपका हेमेटाइट और एक का नाम होता है मैग्नेटाइट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। हेमेटाइट जो होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है और जो मध्य भारत में या पूर्वी भारत में आप कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वी भारत जिसमें आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, बैलाडीला की खान, इन सब में पाया जाता है। लेकिन मैग्नेटाइट का जो अयस्क होता है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क, ये निम्न गुणवत्ता का होता है, लो क्वालिटी का, जो स्पेशली आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, जिसमें कर्नाटक प्रमुख क्षेत्र होता है। तो जरा इनके बारे में बात करें तो लौह अयस्क की जो हेमेटाइट क्वालिटी होती है ये अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे हम लोग कोयले में डिवीजन करते हैं ना कि एंथ्रेसाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है, फिर उसके बाद पीट आता है। तो उसी तरीके से आपका हेमेटाइट अच्छी क्वालिटी, मैग्नेटाइट घटिया क्वालिटी होती है। तो हेमेटाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे मिलेगा? ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक बैलाडीला की खान में हेमेटाइट का भंडारण पाया जाता है। और वहीं मैग्नेटाइट का भंडार कहाँ पे? तो कर्नाटक में,
आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। तो आप देखोगे मुख्यतः ये दोनों ही दक्षिण भारत के राज्य हैं और मैग्नेटाइट निम्न क्वालिटी का होता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लौह अयस्क के उत्तम क्वालिटी का अयस्क कौन सा होता है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट या दोनों, ऐसे ऑप्शन बनाता है। तो उत्तम क्वालिटी हेमेटाइट का होता है। फिर कुद्रेमुख की बात करें जो कि कर्नाटक में ही खान है, और नोवा मुंडी ये सिंहभूम झारखंड में आती है। दोनों ही लौह अयस्क की खान होती है और चिरिया की खान भी सिंहभूम में ही पाई जाती है। तो अगर आपको सिंहभूम न देखे, क्योंकि सिंहभूम और नोवा मुंडी या नोआगुंडी भी कहते हैं, ये तो आपको सीधे पता चल जाएगा झारखंड में। लेकिन अगर उसने कह दिया चिड़िया खान, क्योंकि कुद्रेमुख भी पता है मैक्सिमम लोगों को कर्नाटक में, तो चिड़िया खान कहाँ पे है, झारखंड में, ये सिंहभूम है और ये लौह अयस्क से संबंधित है। अब यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करेंगे। अगर हम भारत को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड और ओडिशा आते हैं। फिर मध्य भारत की बात करें तो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गए। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो कर्नाटक, गोवा हो गया। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि झारखंड मतलब कि लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, लगभग 47% ओडिशा में होता है और दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है दूसरे नंबर पे। और अगर हम लौह अयस्क के भंडार की बात करें तो नंबर 1 पे आता है कर्नाटक और दूसरे पे आता है ओडिशा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ खनिज है और उनके कुछ प्रमुख देश हैं कि कौन कौन से देश जो सबसे अधिक उसका उत्पादन करते हैं या भंडारण। तो तांबे की बात करें तो ये चिली हो जाएगा। और चिली कहाँ है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, जो आपके अटलांटिक महाद्वीप के नीचे मिलेगा आपको, तो वहां पे बाएं तट पे आप देखोगे, बाएं तट पे एक लंबी सी पतली रेखा खींची हुई है देश की, उसे हम कहते हैं चिली। ठीक है, तो उत्पादक और भंडार इसमें दोनों ही मिलेंगे। और अभ्रक की बात करें तो भंडार के मामले में भारत ही नंबर 1 है, पूरे दुनिया में सबसे अधिक नंबर 1 पे अभ्रक के मामले में भारत है। चांदी की बात करेंगे तो मैक्सिको हो जाएगा ये उसका प्रोडक्शन करने में। और लौह अयस्क की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा नंबर 1 में, जो कि उत्पादन में भी और भंडारण में भी। फिर आगे देखते हैं। हालांकि मैं मैप की आपको क्लास लेकर आऊंगा जल्दी, बस शॉर्ट नोट से थोड़ा सा कवर हो जाए आपका, ताकि मेन चीजें आप तैयार करते रहो। फिर पीछे से हम जनवरी में स्टार्ट कर देंगे मैपिंग, ताकि आप मैपिंग भी अच्छे से तैयार करो और वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन वहीं से आपको आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा आपको। जो मैंने यूपीएससी के दौरान सीखा है उस लेवल का आपको कराऊंगा कि आप किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आराम से उसे क्रैक कर सकते हो, हर क्वेश्चन को। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। बैलाडिला की खान पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में स्थित है। बैलाडिला की खान, चिरैया की खान, नाथरा की पाल, इस तरीके से नाम भी देता है। तो ये सब फेमस खान होती है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया था। तो मैंने आपको पहले ही तो बताया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब उत्तम क्वालिटी के लौह अयस्क पाए जाते हैं यहाँ पे हेमेटाइट, क्योंकि पूर्वी भारत में और वहीं दक्षिणी भारत में मैग्नेटाइट होता है। तो बैलाडिला की खान से हेमेटाइट का प्रोडक्शन होता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला, जबकि मैग्नेटाइट कम गुणवत्ता वाला अयस्क होता है। और यह खान सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित करने के बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है लौह अयस्क को। तो यह भी पूछ लेता है कि बैलाडिला खान का प्रोडक्शन जो होता है वो किस पोर्ट के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो विशाखापत्तनम पोर्ट के द्वारा जापान को निर्यात होता है। और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है और फिर हमारा भारत आता है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन और भंडारण दोनों ही सबसे अधिक वहां पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर और चीजें देखते हैं, जैसे खनिज की बात करें और क्षेत्र। तो सोना कहाँ मिलेगा, कोलार की खान में, हट्टी की खान में, ये दोनों ही कर्नाटक में। कोयला कहाँ मिलेगा, तो झरिया में मिलेगा, ठीक है, झारखंड में। आप अगर पूर्वांचल से होंगे या पूर्वी यूपी से संबंधित होंगे तो आपने कजरी भी सुनी होगी शारदा सिन्हा की, कि फेंक देना थरिया बलम गई ना झरिया। तो ये वही झरिया है जहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन होता है और वहां से उनके बलम कैसे होकर आते हैं, काले होकर आते हैं, क्योंकि कोयले में काम करने वाला व्यक्ति काला ही रहेगा, गोरा नहीं हो पाता है। और हीरे की बात करें तो आपका पन्ना हो गया, सतना हो गया, माणिक हो गया, ये सब आपके एमपी के क्षेत्र हैं। और इसी तरीके से नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार सर्वाधिक है, क्योंकि हेमेटाइट होना भी चाहिए भाई, ये सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का है। और एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और शीशम के भंडार, सॉरी सीसा, शीशम नहीं सीसा,
इसके जो भंडार उपलब्ध है वो भीलवाड़ा जिले के रामपुर क्षेत्र में स्थित है। और भीलवाड़ा कहाँ पे आता है दोस्तों, ये राजस्थान में आता है। और अगर जस्ता और शीशम यहाँ पर आपको मिल रहा है तो क्या एक ऐसी कॉमन चीज होगी जो मिलेगी, वो मिलेगी आपको चांदी, क्योंकि चांदी के भंडार इन्हीं के साथ निकलते हैं, अलग से नहीं होते हैं। तो चांदी भंडार में अगर हम देखें अग्रणी राज्यों की बात करें तो जैसे राजस्थान पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे मध्य प्रदेश आएगा। तो ये जो है कि जस्ता के भंडार में अग्रणी राज्य होते हैं। फिर जस्ता अग्रणी या जस्ता उत्पादक अग्रणी राज्य जो है उसमें एक राजस्थान होगा, और इसी का एकमात्र एकाधिकार है जिसमें जावर क्षेत्र उदयपुर में होता है। सबसे अधिक यहीं पर होता है, या यूं कहें कि पूरे भारत में केवल यहीं पर उत्पादन भी होता है। भंडार भले महाराष्ट्र और एमपी में है, लेकिन उत्पादन केवल यहीं होता है। और चांदी के भंडार में भी अग्रणी कौन होगा, जहां पे जस्ता शीशम निकल रहा है, शीशा मतलब, तो राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश हो गया। तो राजस्थान सर्वोच्च हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट में कि चांदी का उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा होगा, तो भाई राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पे कर्नाटक हो गया। फिर इसमें और हम अगर देखें तांबे की बात करें तो तांबा या ताम्र अयस्क जिसे हम कहते हैं, तो इसका अग्रणी राज्य होगा एमपी, ठीक है, उत्पादन करने में, और राजस्थान और झारखंड हो गया। मलाज खंड की बात करें तो ये बालाघाट या मलाज खंड और एमपी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये तांबा का। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि बालाघाट किसका उत्पादन करता है, तांबे का करता है, या मलाज खंड किसका उत्पादन करता है, तांबे का, और किस राज्य से संबंधित है, तो एमपी से। वहीं इसके भंडार से संबंधित अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए उत्पादन में तो एमपी आ गया है, लेकिन भंडार की बात करें तो राजस्थान में भंडार अधिक है, फिर झारखंड, फिर एमपी। अब यहाँ पे कुछ तांबे के क्षेत्र हैं और कुछ राज्य हैं, इनका मिलान करते हैं। जैसे चंदरपुर ये महाराष्ट्र में होता है, हासन कर्नाटक में है, खम्माम तेलंगाना में है, खेतड़ी या झुंझुनू राजस्थान में है, और ये किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित है। फिर बॉक्साइट की बात करें, एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है। जो हमारे घरों में जो एल्यूमिनियम का बर्तन यूज किया था, या जो आप चाय का फ्राई पैन यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम का बना होता है मुख्यतः। और इसके लिए हम किस अयस्क की बात करते हैं, तो बॉक्साइट की, क्योंकि यही एल्यूमिनियम का तैयार करने के लिए जरूरी होता है। और इसका रंग लोहे के रंग की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, तो लोहांश मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी और लाल पाया जाता है बॉक्साइट का। तो आपसे पूछा जाता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, लौह का अयस्क है। उसी तरीके से बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी राज्यों की अगर हम सूची बनाएं तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ओडिशा में होता है, गुजरात में होता है, झारखंड में। और मैंने अभी आपको बताया कि ओडिशा एक और चीज में अग्रणी उत्पादक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया लौह अयस्क में। और भंडार की दृष्टि से भी ओडिशा ही आगे है। तो बॉक्साइट का उत्पादन और भंडार दोनों ही ओडिशा सबसे अधिक करता है, फिर आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनिज के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, तो कोंडागांव हो गए, कोरबा हो गया, जगदलपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, बीजापुर हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडेला की खान मिलेगी, जो हेमेटाइट नाम का उत्तम क्वालिटी के लौह अयस्क का खनन करता है, और ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो छत्तीसगढ़ में आपको बॉक्साइट के भी भंडार मिल रहे हैं जगह जगह, और लौह अयस्क के भी भंडार देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ खनन क्षेत्र हैं और कुछ खनिज संपदा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कौन कौन सी संपदा प्राप्त होती है। जैसे कालाहांडी कहां पर है, ओडिशा में, तो कालाहांडी अगर ओडिशा में है तो बॉक्साइट से संबंधित हो सकती है। राजस्थान में जावर है तो ये जस्ता और शीशे से संबंधित हो सकती है। कोलार आपका कर्नाटक में है तो ये सोना से संबंधित हो गई। और मोसा बनी ये झारखंड में है तो ये तांबे से संबंधित हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टिन अयस्क को कैसिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। जो टिन का अयस्क होता है उसे हम कैसिस्टेराइट के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान का पढ़ा कि जस्ता में एकाधिकार है प्रोडक्शन करने में, उसी तरीके से टिन का प्रोडक्शन करने में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है, यानी और कोई राज्य करता ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि मेंथा तेल का प्रोडक्शन करने में यूपी का एकाधिकार है, और कोई भारत में राज्य करता ही नहीं है, वैसे टिन का भी उत्पादन केवल और केवल कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी है यहीं पर, और यहीं प्रोडक्शन भी होता है। अब अभ्रक की बात करें तो अभ्रक आग्नेय और कायांतरित दोनों ही शैलों में प्राप्त होता है। हालांकि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये आपकी विस्फोटक ज्वालामुखी से निकलती है प्रक्रिया से। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां पे विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है इसको समझेंगे। तो यहाँ से आग्नेय निकलती है, और जब इन्हीं में लाखों साल बाद या हजारों साल बाद या 100 साल बाद परिवर्तन होने लगता है धीरे धीरे कायांतरित के रूप में, तो इन्हें हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब कोडरमा की बात करें तो कोडरमा जो कि झारखंड में पाया था, और इसको अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ माइका, ठीक है, कैपिटल ऑफ माइका कहते हैं। हालांकि
अभ्रक के उत्पादन की लिस्ट की अगर हम बात करें तो उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान। लेकिन भंडारण की बात करें तो आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है और ओडिशा। यानी अभ्रक का उत्पादन और अभ्रक का भंडारण दोनों ही सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है। जिस तरीके से जस्ते की बात करेंगे तो सबसे अधिक भंडारण भी राजस्थान में है और उत्पादन भी वहीं पे होता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट का भी उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, ओडिशा में हो रहा है, और भंडारण भी ओडिशा में हो रहा है। तो इस तरीके से अभ्रक भी है जहाँ पे प्रोडक्शन और भंडारण दोनों ही सबसे अधिक है। फिर आगे देखते हैं, सबसे बड़ी अभ्रक मेखला एक पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हजारीबाग, गया, मुंगेर। इसी मेखला में कोडरमा जिला भी आता है जिसको कैपिटल ऑफ माइका कहते हैं, झारखंड से संबंधित है। तो हजारीबाग, गया, मुंगेर जो है कि जिसको हम लोग अभ्रक माइका श्रृंखला भी कह देते हैं या अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे। अब भारत में, तो अब इसी में हम देखते हैं कि भारत विश्व में अग्रणी भंडारक है अभ्रक का, और अभ्रक का उत्पादन कौन कर रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश कर रहा है। तो यही तो चीज अभी हमने बताई। तो अभ्रक का आंध्र प्रदेश उत्पादन भी कर रहा है और क्या कर रहा है, भंडारण भी रखता है अपने पास। और पूरे विश्व में भारत का सबसे अधिक इसमें नाम होता है, सबसे अधिक मतलब भंडारण है। फिर यही बात करें, सर्वोत्तम संगमरमर मकराना राजस्थान में पाई जाती है, और इसी मकराना संगमरमर से आपका ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है इसका निर्माण हुआ है। तो सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाई जाती है, मकराना राजस्थान पाई जाती है, और इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल एवं विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का भी निर्माण हुआ है। फिर बात करें संगमरमर की, तो ये कायांतरित चट्टान है, ध्यान देना, ये कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलो स्टोन से हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संगमरमर किससे बनती है, चूना पत्थर से बनती है। चूना पत्थर कैसी चट्टान है, एक अवसादी चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टानों में क्षरण के कारण या अपरदन के कारण तैयार होती है लाखों वर्ष बाद। फिर चूने पत्थर का भी जब कायांतरण होता है ना तो वो संगमरमर बन जाती है। तो जो मकराना की जो चट्टानें होती है, मतलब मकराना का जो संगमरमर है वो भारत में सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। और ताजमहल की जो सफेदी देखने को मिलती है ना, चिकना या क्वालिटी अच्छी है, तो वो मकराना से ही आया था। और विक्टोरिया मेमोरियल अगर आपने न देखा हो तो गूगल पे डालिए, और वो भी बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों। तो उसमें भी मकराना का ही संगमरमर प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब हम, और इसी में हम देखेंगे कि भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर घाटी के तट पे 1774 में खोदी गई थी, वेस्ट बंगाल में। ध्यान देना, कोयले की जो पहली खान खोदी गई थी वो रानीगंज में खोदी गई थी, और रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में 1774 में। इसी तरीके से कर्णपुरा के नाम से, जो करणपुरा भी कभी कभी आता है, ये भी एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है जो कि कहाँ का स्थित है, झारखंड। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक तो होता है आपका गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा होता है आपका टर्सरी युग, जिसको हम लोग तृतीय कल्प कहते हैं। क्योंकि गोंडवाना जो क्षेत्र है वो सबसे पुराना है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में जब हम भारत के बारे में बात कर रहे थे, तो पेंजिया वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको, गोंडवाना का कॉन्सेप्ट दिया था। तो गोंडवाना टूट के जब अलग हुआ तो फिर धीरे 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 लाखों वर्षों बाद जो है कि भारत जो था गोंडवाना का हिस्सा, क्योंकि गोंडवाना की जो प्रमुख हिस्से हैं वो 0 डिग्री के नीचे हैं, दक्षिणी गोलार्ध के। साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत भी था। लेकिन अब भारत करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे खसक के 0 डिग्री के ऊपर आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया है। तो गोंडवाना बहुत पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। तो राख की मात्रा अल्प होती है और ताप उत्पादक ज्यादा होता है, यानी शक्ति अधिक है। लगभग 90% कोयला की प्राप्ति होती है और सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। तो हम कह सकते हैं कोयला वो अच्छा होता है जो जलने के बाद हीट ज्यादा पैदा करे, राख कम। और राख अगर कम पैदा हो रही है तो इसका मतलब कार्बन की मात्रा ज्यादा है उसमें, और सल्फर की मात्रा, गंधक की मात्रा कम है। तो वही कोयला अच्छा माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा तो हो ज्यादा, सल्फर की मात्रा हो कम, गंधक या पोटास कह दो, इनकी मात्रा होनी चाहिए कम। तो सल्फर जितना कम होगा, कार्बन जितना अधिक होगा, उसी आधार पर उसकी हीटिंग पॉइंट उतनी अच्छी होगी। तो बिटुमिनस कोयले की हीटिंग पॉइंट क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है और राख बहुत कम होती है। जबकि जो तृतीय कल्प का जो कोयला है वो कोयला बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें गंधक और सल्फर की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अब कोयले के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, जो इसमें कार्बन और सल्फर के आधार पर होते हैं। जैसे एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है पूरी दुनिया में। तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 95%, सल्फर बहुत ही कम होता है। बिटुमिनस दूसरे नंबर पे, जो हमारे भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है इसका, क्योंकि गोंडवाना लैंड में 99% पाया जाता है। इसमें कार्बन होता है 55 से 80% और सल्फर होता है बहुत कम, तो हीटिंग मात्रा इसकी बहुत अधिक होती है। लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें कार्बन होता है 40 से 55 और सल्फर होता है सबसे अधिक। पीट की बात करें जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, इसमें कार्बन 40% से भी कम होता है और सर्वाधिक सल्फर पाया जाता है।
तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम जरा इसकी बात करेंगे, तो वो क्या बात करेंगे कि कोयला भंडार संपन्न राज्य, यानी भंडार सबसे अधिक कहाँ पे होगा, झारखंड में होगा, ओडिशा में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा और चौथा पश्चिम बंगाल में। तो भंडार सबसे अधिक झारखंड में, फिर ओडिशा में और फिर छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, दूसरा उत्पादन हो रहा है ओडिशा में, तीसरा उत्पादन हो रहा है झारखंड में और चौथा हो रहा है एमपी में। तो ये देखिए कि कोयले का उत्पादन एमपी में भी देखने को मिलता है। और ये रहेगा अब हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा आज की क्लास का, छोटा नागपुर पठार, यानी छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है जो कि झारखंड, उत्तरी ओडिशा और वेस्ट बंगाल में विस्तृत है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण है दामोदर घाटी में कोयले की खोज करना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोयले की खोज होने से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई और यहाँ का विकास भी अच्छा हो सका। तो मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी आपको कुछ ही देर में 2-3 घंटे बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी और बायोलॉजी की क्लास भी मिलेगी और पॉलिटी की क्लास भी मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक दिन में लगभग 4 सब्जेक्ट को हम लोग चला रहे हैं, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दें। क्योंकि अब टेस्ट सीरीज को ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, नहीं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी लेकिन आपने अपने आप को चेक नहीं किया तो ये दिक्कत होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्लास की अपडेट आती रहती हैं। और भी जो आपसे डिस्कशन करना होता है हमें, या आपको हमसे कुछ पूछना होता है, तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम का, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने वीडियो के नीचे लगा दिए है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करिए। वहाँ पर आपको पेमेंट सिस्टम, पीडीएफ का सिस्टम, पूरी डिटेल वहाँ पर मिलेगी, जिसे आप पढ़ के पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिए अपना।